हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपने यूपी लेखपाल की बात करें तो यूपी लेखपाल में अपना मैथ का प्रैक्टिस चल रहा था। प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने 4 आपको क्लियर करा दिया। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में जो हमारा सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए। हमारे जो जो टॉपिक मैथ के दिए गए उन हर टॉपिक से क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप किया गया है। तो ये जो अपना मैथ की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। क्योंकि वो सारे कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए और इस कंसेप्ट के बाहर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो इसलिए ये जो मैथ प्रैक्टिस है, चूंकि आपको पता है अब आपके पास में समय बहुत कम है, इस समय को आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से होता क्या है, प्रैक्टिस से हमारा सारा रिवीजन हो जाता है। क्योंकि अब टॉपिक वाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना समय बचाना है तो आपको प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगानी पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट जितनी लगा पाए। एक दिन में कम से कम आपको 2 प्रैक्टिस सेट तो लगानी ही लगानी, और केवल मैथ की ही नहीं लगानी बल्कि सारी प्रैक्टिस सेट आपको लगानी। हिंदी की भी प्रैक्टिस करनी है, ग्रामीण प्रवेश की बात करें या जीके जीएस की बात करें या मैथ की बात करें, आपको प्रैक्टिस एक रोज लगानी है। यानी कि 100 नंबर का आपको एक पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि आपके एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन आना ही आना है। डीआई के आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, और डीआई में खास बात ये रहे कि डीआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। जब अब इस क्वेश्चन को टफ करने का प्रयास करेंगे और हार्ड बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करेंगे, वो दे सकते हैं लाइन वाले, लाइन एंगल दे सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, तो इसकी रहती है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे हर एक सेट में एक डीआई का क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा, क्योंकि डीआई आपको पढ़ना है और डीआई आसान होता है। और आसान क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि आप बेसिक से करने का प्रयास करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उस सोच को आप कैसे अप्रोच करेंगे वो चीज़ हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। यानी कि एग्जाम टाइम जो आप करते हैं तो उस एग्जाम टाइम में आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस प्रैक्टिस सेट में बताई जाती है। क्योंकि जब अपना टॉपिक चलता है तो टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाता है, और प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है जो आप एग्जाम में करते हैं उस हिसाब से हमें क्या कराना होता है, सोल्व कराना होता है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन डीआई का क्या दे रखा है, हमारे पास एक कुल पॉपुलेशन दे रखी है, कुल जनसंख्या दे रखी है कितनी, 20,000 की। 20,000 की हमारी कुल पॉपुलेशन दे रखी है और इसे कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। क्या, व्यापार में 6.70%, कृषि की बात करें 33.30%, उद्योग की बात करें 30%, परिवहन की बात करें 10%, एंड सेवा की बात करें यानी सर्विस की बात करें तो आप कहेंगे 20%। कुल मिलाकर ये हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 100% होगा। मैंने आपको चारों प्रैक्टिस सेट में इसी को बताया, तो आपको उम्मीद इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस पूरे का मान क्या होता है, 100% होता है। एंगल की बात करें तो ये हमेशा 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार की तुलना में, कंपैरिजन जब भी की जाती है याद रखेंगे, तुलना में हमेशा हम डिफरेंस निकालते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तुलना करना। इसका मतलब एक अधिक होगा दूसरा कम होगा, ये तो तुलना कहलाता है। जैसे मैंने कहा राम श्याम से होशियार है, यानी इसका मतलब क्या, राम श्याम की तुलना में ज्यादा होशियार है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अंतर आया। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यापार की तुलना में, यानी व्यापार की आपको तुलना में बताना है। व्यापार पहले देखना है, व्यापार की तुलना में सेवा, व्यापार की तुलना में सेवा में लोगों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए व्यापार की बात करें तो आप कहेंगे व्यापार में कितना है, 6.70,
और बात करेंगे किसमें, सेवा में, तो आप कहेंगे सेवा में 20% है। इसका आपको बताइए इसमें जनसंख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या हमारे पास 20,000। इस 20,000 का आपको क्या करना है, तुलना करना है। तुलना में से हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो आप कहेंगे 20 में से आप क्या करेंगे, 6.70 माइनस कर देंगे, यानी कि 20 में से आप क्या करेंगे, 20 में 6.70 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से बचेगा 200 आपका, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप घटा देंगे। बताइए यहाँ से 10 बढ़ाएंगे तो बताइए जीरो में जीरो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। 10 में आप 7 घटा देंगे, क्या बचेगा, 30 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे 20 से 1 चला गया, 19 बचेगा। 19 में आप 6 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, तो आप कहेंगे आपका बचेगा 13। कितना बचेगा, 13 बचेगा। और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से आप कहेंगे दशमलव हमारा कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 3 6, 13 2 26, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2660 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2660 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2660 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, 2 में आपसे कहा गया है कि सेवा में तथा उद्योग का अनुपात बताइए, यानी कि सेवा में जो शामिल लोग हैं और उद्योग में जो शामिल लोग, इनका अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 2 तरीके आप क्या करेंगे, 20,000 का एक बार उद्योग का निकालेंगे, ऐसे 20,000 का आप किसका निकालेंगे, सेवा का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको रेशियो बता देना किसका, सेवा का और उद्योग का। बताइए सेवा का कितना है, आप कहेंगे 20% है, 20% है। और उद्योग की बात करें आप कहेंगे 30% है। कितना है, 30%। परसेंटेज से आप परसेंटेज काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे, आपका फाइनली रेशियो क्या आएगा, आप कहेंगे 2:3, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। 2:3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिकतम संख्या तथा न्यूनतम संख्या, यानी कि अधिकतम लोगों की संख्या और न्यूनतम लोगों की संख्या का अंतर बताना है। आपको बताना है सबसे ज्यादा लोग किसमें है और सबसे कम किसमें है, उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। बताइए जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसमें लोग भी तो ज्यादा होंगे, और जिसका परसेंटेज कम होगा उसमें लोग क्या होंगे, कम होंगे। तो बात करें कृषि क्षेत्र में लोगों के परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे कृषि क्षेत्र में कितना है, आप कहेंगे 33.30% है। और इसके बाद डिफरेंस आपको बताना है, अंतर बताना है, किसमें आपको बताना है, न्यूनतम। बताइए सबसे छोटा क्या, तो आप कहेंगे बिजनेस में, व्यापार में सबसे कम बच्चे, सबसे कम लोग हैं, तो क्या आएगा 6.70% है, इतना आ जाएगा। अब इसका अंतर निकालना है और जो आएगा उसमें आपको बताना है इसका कितना निकाल देंगे, तो आप कहेंगे 20,000, यानी कि 20,000 का आप इतना परसेंट निकालेंगे। 20,000 आप बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कीजिए पहले, 0 में आप 0 घटा देंगे, 0 बचेगा, एक हाथ लेंगे, 13 में 7 घटा देंगे तो आप कहेंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 1 चला गया तो 12 बचेगा, 12 में 6 घटा देंगे, 6 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का आप 2 लिख देंगे इस प्रकार से। बताइए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, आप कहेंगे 100 आएगा। और इसका आप क्या निकालेंगे, 20,000 का इतना परसेंट आप निकाल देंगे। 20,000 का इतना परसेंटेज आप निकालेंगे तो यहाँ से 10 हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, और ये 4 जीरो हमारे क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5320 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5320 इज द राइट आंसर। अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस प्रकार से डीआई के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और डीआई के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, अब अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है 27x लिखा है हमारे पास, 27 6 7 में x लिखा है और क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, को 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित करने पर, ठीक है, 3 से विभाज्य है। क्या ये 3 से, आप कहेंगे 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग बताइए, x के संभावित मानों का योग बताइए, x के संभावित
मानों का योग बताइए। आपको बताना इनका योग क्या होगा, यानी x का वो एक कौन सा मान पुटअप कर दिया जाए जो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आप कहेंगे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और ये फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन आपको इस चीज से बिल्कुल फंसना नहीं। आपको करना कैसे है, हमारे पास दे रखा है 2 7 6x और 1 दे रखा है। बताइए इसमें 3 से विभाज्य, यानी इसका मतलब 3 का पूरी तरह से भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे 3 का पूरी तरह से भाग जाता है। तो बताइए 3 की विभाजकता का आप नियम अच्छे से जानते हैं, पदों का योग करते नहीं, सबको योग करते 3 से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे सबको योग कीजिए, सबको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 7 2 9 6 15 1 16, आप कहेंगे 16 प्लस का x आ जाएगा, 16 प्लस का x आएगा। अब यहाँ पर x का मान वो मान रखना है जो मान रखने से संख्या 3 से कट जाए। बताइए यहाँ पर 16, यदि आप यहाँ पर x का मान 2 रख दें, x का मान आप क्या रख दें 2 रख दें, तो बताइए 16 2 18, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान 2 हो सकता है। ये तो बोला है संभावित मान बताना है आपको, तो आप कहेंगे 2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास आप जानते हैं 16 में यदि आप 5 जोड़ देंगे, 16 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 5 21, और 21 भी किससे करता है, तो आप कहेंगे ये भी 3 से करता है। इसके बाद में अब बात करेंगे कि 16 में यदि हम 8 जोड़ दें, 16 में 8 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 8 24 हो जाएगा, ये भी तो 3 से कटेगा। तो बताइए 3 से कटेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, 8 5 13 2 15। आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 15 होगा। ये मान और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों रुक गए, क्योंकि हमारे ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, उस हिसाब से मैं रुकना पड़ा। ऑप्शन में लिखा है 12 15 19 17, इस प्रकार से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको कहां पर रुकना पड़ेगा, 15 में रुकना पड़ेगा, क्योंकि और भी तो बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, 27 भी तो हो सकता है, 3 नंबर 27 आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, किसी प्राकृतिक संख्या को 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 4 5 6 अथवा 7 4 5 6 अथवा 7 4 5 6 अथवा 7, ठीक है, से विभाजित करने पर से विभाजित करने पर विभाजित करने पर से विभाजित करने पर से विभाजित करने पर क्या होता है, करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। मामले में एक शेष बचता है, प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचता है। एक क्या बचता है, तो आप कहेंगे एक शेष बचता है, प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बच जाता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इस चीज को आपको बताना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 6 1 8 4 6 1 8 4, इसके बाद में दे रखा है 841 है, यहाँ पर 61 841 की बात करेंगे। इसके बाद दे रखा है 211 421, 211 और 441 हमारे पास 421 दे रखा है। क्या दे रखा है, 421 दे रखा है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने ऑप्शन क्यों लिखा, क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको एग्जाम टाइम में समय बचाना होता है। तो समय बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल हो, बात करेंगे नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल हो, ठीक है, या नंबर से संबंधित कोई भी सवाल हो, उस सवाल को आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक क्यों करेंगे, क्योंकि अपना तो मोटिव होना चाहिए, हमें आंसर निकालना है। एग्जाम टाइम हमें अपना ऑप्शन को चूज करना होता है, उस ऑप्शन को आप कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, आप ऑप्शन का यूज करेंगे।
तो लिखा है किसी प्राकृतिक संख्या, ये जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए सबके सब नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? सब नेचुरल नंबर होंगे, जिसमें 4, 5, 6 अथवा 7 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक कंडीशन में हर एक मामले में एक शेष बचता है। तो आपको बताने हुए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे, क्या लिखा है? सबसे छोटी संख्या, यानी कि ऑप्शन में से सबसे जो छोटा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आपको सबसे पहले देखना होता है। बताइए सबसे छोटा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे 61, यानी कि 61 हमारे पास दे रखा है। 61 में हम क्या करेंगे? 4, 5, 6 अथवा 7 का भाग देंगे और भाग देने पर यदि प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचता है तो आप कह सकते हैं कि आपका 61 क्या होगा? राइट आंसर होगा। बताइए 61 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 4 का भाग देने पर एक शेष तो बच रहा है। बात करेंगे यदि 5 का भाग देंगे तो 15 चौको 60, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा? एक शेष बचेगा, यानी 4 और 5 का भाग देने पर एक शेष बच रहा है। यहाँ तक तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। बात करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे और जब 6 का भाग देंगे 61 में तो ये भी कितनी बार चला जाएगा? 10 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा, यानी कि यहाँ तक कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। बात करेंगे जैसे ही आप 7 का भाग देंगे, जैसे आप 7 का भाग देंगे तो 7 का डिवाइड आप करेंगे तो बताइए 61 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 7 8 जा 56 होता है। 7 का पारा जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना है? 56 आएगा और शेष एक बचना चाहिए। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर शेष 5 बच रहा है, यानी कि यहाँ तक तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई थी, अप्लाई हो रही थी। और जैसे 7 का भाग दिया तो 7 का भाग देने से 61 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरी छोटी संख्या देखेंगे, बताइए 211 आप देखेंगे, जब 211 का भाग देंगे तो क्या इसमें चला जाएगा? 4 पंच 20, तो आप कहेंगे 211 में भी नहीं जाएगा। अब बात करेंगे 441 की हम बात कर लेते हैं, तो 4 का भाग देंगे आप तो 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 पंच 20, एक बचेगा, सही है। 5 का भाग देंगे 5 40, 5 चौक 20, ये भी सही है। 6 का भाग देंगे 7 6 42, ये भी सही है। यदि हम 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 6 42, एक बचेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 421। 4 to 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों ये राइट क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें 4 का भाग दे, 5 का दे, 6 का दे या 7 का, किसी भी संख्या से भाग दें, हर एक स्थिति में शेष हमारे पास क्या बच रहा है? एक बच रहा है। और सवाल में यही तो कहा गया था कि प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचना चाहिए। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 421। क्या हो जाएगा? 421 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर ये 5वां था। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा सवाल दे रखा है, श्रेणी 1 से 99 तक, श्रेणी यानी कि एक सीरीज दे रखी है 1 से 99 तक, 1 से 99 तक, 1 to 99। ठीक है, 1 से 99 तक की गणना में, तक की गणना में, यानी कि काउंटिंग में, गणना में दाही के कुल अंक कितने हैं? दाही के कुल अंक कितने हैं? दाही के कुल अंक बताने हैं आपको, यानी कि 1 से लेकर आपको 99 तक की संख्याएं काउंट करनी है। 1 से 99 तक संख्याएं काउंट करनी है और आपको बताना है कि दाही के अंक कितने होंगे। दाही का मतलब क्या? पीछे से जो सेकंड नंबर होता है उसको बोलते हैं दाही। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 110 बोलते हैं। जो 10 नंबर होता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 99 तक हम संख्या काउंट करेंगे, तो इसमें तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। पहले आप 1 से 99 तक गिनती लिखेंगे, इसके बाद आप काउंट करेंगे, तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन इसे आपको शीघ्र कैसे करना है, कम समय में आप कैसे करेंगे? तो कम समय में आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, हालांकि आप लिख के बनाने का प्रयास करेंगे, आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन आपको समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको करना क्या है? आपको ये करना है, बताइए 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हमारे पास 10 होती है। 10 के पहले 9 8 7 की बात करिए तो एक ही अंक होते हैं। तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है? आप कहेंगे 10 होती है। और बात करेंगे हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 99 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 99 तक, क्योंकि जैसे 100 में चले जाएंगे वहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे। हमसे 2 अंकों की बात की गई है। तो बताइए
हमें 10 से शुरू करना है और 99 तक जाना है, यानी कि 10 और 99 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, क्या वो सब 2 अंकों की संख्याएं होंगी? 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे जाएंगे, 98, 99, यानी कि इनके बीच की जितनी संख्याएं होंगी, उस सब की संख्याएं सब कहीं ना कहीं 2 अंकों की ही मिलकर बनी होंगी। तो बताइए इन दोनों का हम अंतर ही क्यों ना निकाल दे, दोनों का अंतर निकाल दें, इनके बीच की संख्याएं निकाल दे। तो आप कहेंगे कि आप 99 में से क्या कीजिए, 10 को माइनस कर दीजिए। जब 99 में आप 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 89। ये 89 क्या है, तो आप कहेंगे 10 और 99 के बीच की संख्या 89 है। 10 और 99 के बीच की संख्या 89 है, लेकिन इस चीज में आपको एक पॉइंट और याद रखना है। आपने 10 और 99 के बीच की संख्याएं तो निकाल दी, लेकिन आपने गौर किया होगा कि 10 में भी 2 अंक हैं, 10 में भी 2 अंक है, तो एक अंक आप यहां से लेंगे, तो 89 में जब एक जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा, 90। तो इस अप्रोच से आप इस सोच से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करना था, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, टू द पावर टू मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर लिखा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास लिखा है कामा। इसके बाद में लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और तीसरे पॉइंट में हमारा लिखा है क्या, तीसरा पॉइंट हमारा लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास लिखा है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है, यानी कि इसमें आपको एलसीएम भी बताना है और इसका एचसीएफ भी बताना है। एलसीएम का मतलब होता है आपको लासा बताना है, और एचसीएफ का मतलब होता है आपको मासा बताना है, यानी कि इस सवाल में आपको लासा मासा दोनों चीजें बतानी है। तो आप अच्छे से जानते हैं लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए लासा कहलाती है, जबकि मासा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे। और एलसीएम एचसीएफ को दूसरी तरीके से मैसे भी समझ सकते हैं कि जब पावर की बात हो तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लासा निकालेंगे तो आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है। आप कहेंगे 2 की पावर, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, लेकिन आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2। बात 3 की करेंगे, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर और यहाँ पर 1 पावर, लेकिन आपको बड़ी पावर लेनी, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2। ऐसे 5 की यदि हम बात करें, यहाँ पर 5 लिखा है 1 बार, यहाँ पर 2 बार लिखा है, यहाँ पर 1 बार लिखा है, लेकिन आप कितनी बार लेंगे, तो आप कहेंगे हम 2 बार लेंगे। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है। 7 तो सब जगह 1 बार है, तो आप कहेंगे 7, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हमेशा हम कम घात लेते हैं। क्या करते हैं, कम घात लेते हैं। इसका जब एचसीएफ आप निकालेंगे, सबसे कम घात देखेंगे 2, तो आपका आंसर सीधे से यही आ जाएगा, कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बताइए, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व करना तो आपको आता ही है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इससे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आप इसे भी सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसे मिले, ऐसे मिलेगा तो आपको ऐसे टिक कर देना है, और मल्टीप्लाई करेगा तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है क्या, अगला प्रश्न दे रखा है आपका 1.75 और इसके बाद में 5.6 एंड 7 में आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ, इसमें भी बताना है। इसमें क्या बताना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है, एलसीएम भी बताना है और आपको एचसीएफ भी बताना है। तो देखिए, जब भी पॉइंटों की बात हो, जब दशमलव में संख्याएं लिखी हो और आपसे लासा और मासा का जिक्र किया जाए, तो आपको करना क्या होता है, पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होती हैं इनको बराबर करने का आपको प्रयास करना है। पॉइंट के बाद में सारी संख्याएं आपको बराबर करनी होती है।
जैसे यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, हमारे पास लिखा है 175 बटे आप क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 100 कैसे लिखा, बताइए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, आप कहेंगे 2 संख्या है, तो नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर देखेंगे हमारे पास लिखा है 5.6, तो आप कहेंगे 56 बटे आप क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। 56 बटे आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहेंगे 7 लिखा है और 7 के बट्टे कुछ नहीं, तो आप क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब बात ये आती है कि हमेशा नीचे हर बराबर करते हैं, या फिर आपको मैंने बताया कि पॉइंट के बाद में हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक था, इसे भी आप 2 अंक बना लीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 अंक बनाने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 700, नीचे डबल जीरो। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, आप कहेंगे 7 आ जाएगा। इस 10 से आप ये 10 घटा देंगे तो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। देखिए 0 से आप 0 काटेंगे, 10 का भाग देंगे, सेम आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के नीचे जो मैंने आपको 0 बताया, तो इस 0 का भाग देने से सेम संख्या पहली वाली बननी चाहिए। क्या ये ऐसा करने से बन रही, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 100 का भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, इस 100 का भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, और इसका भाग देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा। तो आप कहेंगे इसका यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे एलसीएम निकालना है, तो बताइए एलसीएम निकालना है इसमें, तो आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और आप इसका एचसीएफ। लेकिन मैंने बताया था कि जब बटे में संख्याएं होती हैं तो जिसका जिक्र पहले होता है ऊपर की संख्या को वही निकालते हैं, ठीक है, और जिसका जिक्र बाद में होता है उसको बाद नीचे निकालते हैं। तो एलसीएम का आगे इसका मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो बताइए जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे अब एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। तो याद रखेंगे इसका निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ की बात करेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा 3.5। अब ये काम आपको करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ आपको मैंने बहुत अच्छे से जो चैप्टर पढ़ाया तो इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इसके मैंने 2 से 3 तरीके बताए थे, मैंने अंतर करके भी बताया था, मैंने इस प्रकार से भी बताया था, आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एचसीएफ तो आसान है, एचसीएफ क्या रहेगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ तो निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको, एचसीएफ क्या रहेगा, 100 रहेगा, एचसीएफ क्या रहेगा, 100 रहेगा। और एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम इसका 2800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2800 आएगा। और 28 में जब आप 100 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इन सबका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2800 आ जाएगा। कितना आएगा, 2800 आ जाएगा। लेकिन नीचे क्या लिखा है, ऊपर के एलसीएम नीचे के एचसीएफ, तो आप कहेंगे नीचे 100 आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लासा भी बता सकते हैं, आप इसका मासा भी आसानी से बता सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा है, एक शहर की आबादी में लगातार, एक शहर की आबादी में, एक शहर की आबादी में, शहर की आबादी में लगातार, एक शहर की आबादी में लगातार, आबादी में लगातार, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20%, 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, की वृद्धि हुई तीसरे वर्ष, ठीक है, वृद्धि की कमी हुई, ठीक है, हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई, 25% की क्या हुई, तो आप कहेंगे 25% की कमी हुई। तो आपको अब बताना है कि तीसरे वर्ष में और 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 बताना है कि 3 वर्ष पूर्व का, 3 वर्ष पूर्व का, तीसरे वर्ष और 3 वर्ष पूर्व का, 3 वर्ष पूर्व का, 3 वर्ष पूर्व का
कि जनसंख्या का अनुपात बताना है, कि जनसंख्या का अनुपात आपको बताना है, जनसंख्या का अनुपात आपको बताना है, यानी कि 3 साल पहले और बताना है किसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए एक शहर की आबादी में क्या हुआ, पहले 2 साल वृद्धि होती है, पहले 10% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन अचानक तीसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल इसमें 25% की कमी हो जाती है। तो बताइए, मान लेते इसकी आबादी x थी, मान लेते कि शुरुआत में इसकी आबादी कुछ आपको नहीं पता है, आप मान लेंगे x थी, पहले साल क्या हुआ, पहले साल वृद्धि हो गई। हमेशा वृद्धि कमी किस पर करते, तो आप कहेंगे 100 पर करते हैं, 100 पर 10 की वृद्धि, तो आप कहेंगे 110/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दूसरे साल क्या हुआ, फिर से 20% की वृद्धि हो गई, तो आप लिखेंगे 120/100। और तीसरे साल क्या हुआ, इस बार कमी आ गई कितनी, 25% की, 100 में आप 25 घटा देंगे तो आप कहेंगे 75/100। ये क्या हुआ, ये तो 3 साल पहले की कंडीशन थी, 3 साल पहले की घटना थी। अब इसे आप सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 25 चौको 100, 25 3 75, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो आप कहेंगे 99, 60 में क्या 100/100, 99 100 क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व, जो 3 वर्ष पहले की कंडीशन थी इसमें, और तीसरे वर्ष में आपको बताना है क्या घटना हुई। तो 3 वर्ष पूर्व तुम्हारे पास ये थी, 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो आप कहेंगे 99 100/100। और बताइए तीसरे वर्ष की बात करें तो क्या मान रखा है, x मान रखा है। ठीक है, क्या मान रखा है, x मान रखा है। आप x से x काटेंगे और 99/100 का मतलब ही क्या होता है, तो आप कहेंगे बटे का मतलब ही क्या होता है, रेशियो होता है। इस बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है रेशियो। तो आपका आंसर क्या होगा, 99/100 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि अरुण की आय, बाला की आय, अरुण की आय, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण की आय, अरुण की आय, बाला की आय, अरुण की आय, बाला की आय, बाला की आय, बाला की आय की 150% है, कि 150% है। बाला की आय का क्या, तो आप कहेंगे 150% है। चंदू की आय, अरुण की आय की, चंदू की आय, चंदू की आय, चंदू की आय, चंदू की आय, अरुण की आय की, अरुण की आय की, चंदू की आय, अरुण की आय की, अरुण की आय की कितनी, तो आप कहेंगे 120% है, 120% है। ठीक है, 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय, यदि अरुण, बाला, चंदू, यदि अरुण, बाला, अरुण, बाला, चंदू की कुल आय, चंदू की कुल आय, कुल आय, इन तीनों की कुल आय कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे इनकी कुल आय 86,000 है। कितनी है, 86,000 रुपए। इनकी कुल मिलाकर तीनों की जब आय को जोड़ते हैं, ये हमारे पास कितना 86,000 है। तो आपको बताना है चंदू की आय ज्ञात कीजिए। तो चंदू की आय आपको बतानी है, चंदू की आय आपको बतानी, चंदू की इनकम आपको बतानी है। ठीक है, आपको बताना है इस चंदू की इनकम क्या होगी, चंदू की आय क्या होगी। तो देखिए अरुण, यहाँ पर 3 लोग हैं, अरुण, बाला और चंदू, इनका सबका परसेंटेज दे रखा है। अब आपको बताना है, और कुल मिलाकर इन तीनों की जब सैलरी जोड़ देते तो 86,000 है। आपको बताना है चंदू की सैलरी क्या है, चंदू की इनकम क्या है, आपको बताना है। अब चंदू की इनकम आप तभी बता सकते हैं जब आपको इनके रेशियो के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, रेशियो पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इनका रेशियो निकालेंगे तो बताइए, यहाँ पर अरुण है, अरुण के बाद में बाला, तीसरे पॉइंट पर चंदू है। इन सबका हम क्या करते हैं, आप कहेंगे रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो इस प्रकार से निकालेंगे, अरुण की आय, बाला की आय का 150%, यानी कि बाला की आय आपको नहीं पता तो बाला की आय क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। मान लीजिए कि बाला की आय कितनी 100% है, या बाला की आय 100 मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 100 मान लिया। बाला की आय कितनी, आप कहेंगे 100 है। और बाला की आय से आप निकालेंगे अरुण की आय, क्योंकि बोला गया कि जो अरुण की आय है ना
वो बालक की आय की 150%, यानी इस 100 का 150%। जब आप 100 का 150% निकालेंगे तो बताइए फिर से हमारा 150 आएगा, क्योंकि 100 से 100 कटेगा। तो आप कहेंगे इस अरुण की आय कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। अब इसके बाद में चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। चंदू की आय अरुण की आय का, बताइए अरुण की आय कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 150 है। 150 का आप 120% निकालेंगे, बताइए 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 15-12 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 180 होता है। तो आप कहेंगे इस चंदू की आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे चंदू की आय हमारे पास निकल आएगी 180। क्या निकल आएगी, 180। अब इस रेशियो को आप और छोटा कीजिए, रेशियो को छोटा कीजिए, जीरो से आप जीरो काट दीजिए, तीनों जीरो कट जाएंगे हमारे पास, अब तो कुछ कटने वाला नहीं। अब बताइए इन सब का योग करेंगे किसके बराबर, आप कहेंगे 86,000 के बराबर होगा। इन सब का योग कीजिए तो 15 10 25, 25 और हमारे पास 18, आप कहेंगे 25 से 18 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 से 18 43। तो आप बोलेंगे 43 किसके बराबर है, 86,000 के। 43 किसके बराबर, 86,000 के। 43 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 2,000 के बराबर। किसके बराबर, एक हो जाएगा 2,000 के बराबर। अब आप अरुण का भी निकाल सकते हैं, बाला का निकाल सकते हैं, चंदू का निकाल सकते हैं। आपसे किसके बारे में पूछा गया, चंदू क्या है। बताइए चंदू का रेशियो कितना है, 18। तो जब एक बराबर 2,000 की, तो 18 बराबर किसकी, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 के। किसके, 36,000 के। तो आपका आंसर कितना आएगा, 36,000। यदि आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाता तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 20,000। कितना, 20,000। इसके बारे में बात की जाती तो आप कहते हैं 15 दूनी 30,000। क्या बोलते हैं आप, 30,000। क्या बोलते हैं, 30,000। बताइए सबको जोड़ेंगे क्या 86 हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे 20 30 50 50 36 86, 50 36 क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सभी की आय निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे तो किसकी पूछी गई थी, चंदू की, तो आप चंदू की बता सकते हैं और चंदू के साथ साथ आप सभी की आय बता सकते हैं। ठीक है, चंदू के साथ साथ आप सभी की आय बता सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का, कृतिका अपनी आय का, अपनी आय का, अपनी आय का, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का, ठीक है, अपनी आय का 30% घर के किराए पर, 30% घर के किराए पर, घर के किराए पर, यानी कि अपना जो रेंट होता है वो देती है, 30% अपना रेंट चुकाती है। और इसके बाद में और शेष का 60% घरेलू व्यय पर, और शेष का 60%, और शेष जो हमारे पास बचता है उसका 60% घरेलू व्यय पर, यानी कि घर में जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं घरेलू व्यय पर, घरेलू व्यय पर। ठीक है, जो शेष बचता है उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है,